गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। मैं विवेक मिश्रा हिंदी व्याकरण की पाठशाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आज का जो हमारा विषय है वह है उपसर्ग। आज हम सभी उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग को जानने से पहले यहाँ पर कुछ उदाहरण दिया गया है और जिसमें कुछ अलग अलग शब्द हैं और इन शब्दों में उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तदुपरांत इसके बाद उपसर्ग की एक परिभाषा दी गई है। तो आइए देखते हैं कि हमें इस पैराग्राफ में, इस गद्यांश में उपसर्ग के बारे में क्या बताया गया है। यहाँ पर लिखा है कि विद्यालय में सुरेश का अनुज दीपक उपवन में अधपका अमरूद तोड़कर खा रहा था। सुरेश अपने हम उम्र साथियों के साथ खेल रहा था। तभी वाइस प्रिंसिपल ने वहां आकर उन्हें समझाया। यहाँ पर ये जो लाल अक्षर दिख रहे हैं आपको, लाल जो है रंग के जो शब्द लिखे हुए हैं यहाँ पर, इन सभी में उपसर्गों का समावेश है। आगे हम इस पर वृहद चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं क्या बताया गया है। उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्द शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं। अनु प्लस ज, उप प्लस वन, अध प्लस पका, हम प्लस उम्र और वाइस प्लस प्रिंसिपल। इनमें क्रमशः अनु, उप, अध, हम और वाइस के कारण दूसरे शब्दांशों ज, वन, पका, उम्र और प्रिंसिपल के अर्थ में अंतर आ गया है। मूल शब्द में अंतर लाने वाले इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे कि मूल शब्द में अंतर लाने वाले इन शब्दांशों को ही उपसर्ग कहा जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पर ये आती है कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उपसर्ग के कुछ उदाहरण तो हमने आपको यहाँ बताए, लेकिन उपसर्ग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा भी हमें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर, ध्यान रखेंगे पहले जुड़कर, ये ध्यान रखनी है यहाँ पे बात, कि जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश के पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अथवा अर्थ में कोई परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। फिर से देखेंगे, जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश से पहले जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देता है अर्थात या अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात सबसे यह है कि उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ को बदलते हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत प्रत्यय में क्या होता है, प्रत्यय शब्द के अंत में लगकर उसका अर्थ बदलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर उपसर्ग पढ़ रहे हैं और उपसर्ग को जानने के लिए मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो शब्दांश किसी शब्द या शब्दांश से पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं, उसके अर्थ को बदल देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यदि पुत्र शब्द में सु या कु जोड़ दिया जाए तो बनेगा सुपुत्र या कुपुत्र, जिसका अर्थ होता है अच्छा पुत्र अथवा बुरा पुत्र। कुपुत्र का मतलब होता है बुरा पुत्र, कु का मतलब होता है बुरा और सु का मतलब होता है अच्छा। तो सुपुत्र हो गया अच्छा पुत्र। ठीक है, आगे देखेंगे, उपसर्ग वास्तव में शब्द होते हुए भी शब्द नहीं होते। इन्हें शब्दांश कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता। अधिकतर इनका प्रयोग पूर्ण व सार्थक शब्दों के साथ होता है, पर कभी कभी इनका प्रयोग शब्दांश के साथ भी होता है और नए पूर्ण शब्द बनते हैं। जैसे अनु प्लस ज बराबर अनुज, अनु उपसर्ग है और ज शब्दांश है। हिंदी भाषा में अधिकांश उपसर्ग संस्कृत भाषा से लिए गए हैं, परंतु संस्कृत के साथ साथ हिंदी के अपने उपसर्ग भी हैं।
अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग भी प्रचलन में हैं। नीचे विस्तार से उपसर्गों के अर्थ और उदाहरण दिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। अलग अलग भाषाओं से संबंधित यहाँ उपसर्ग दिए गए हैं और उनके उदाहरण दिए गए हैं। आइए देखते हैं। मैं कुछ उपसर्गों की चर्चा करता हूँ, आप अपनी पुस्तक में भी इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग लिखा है, उसके अर्थ दिए हैं और उसका उदाहरण भी साथ साथ दिया गया है। आइए देखते हैं। प्र उपसर्ग है। प्र का अर्थ होता है अधिक या आगे और इसका उदाहरण है प्रवाह, प्रगति, प्रदर्शन, प्रमुख, प्रदेश और प्रख्यात। इसी तरह से परा उपसर्ग है। ध्यान रखेंगे ये संस्कृत के उपसर्ग हैं और परा का मतलब होता है पीछे या उल्टा, और यहाँ पर इसके उदाहरण दिए गए हैं परार्थ, पराक्रम, पराजय, परास्त और पराभव। ठीक है। अगले पृष्ठ पर हम यहाँ पर देखेंगे अप उपसर्ग है। इसका अर्थ है बुरा, अपकर्म, अपयश, अपहरण। अगला सम। सम का मतलब पूर्णता होता है। संगम, संहार, संवाद, संवेदना। अनु का मतलब होता है पीछे और इसके उदाहरण है अनुप्रयोग, अनुमान, अनुकूल, अनुराग। इस प्रकार के हैं। अव उपसर्ग है और इसका अर्थ है बुरा या हीन। अवगुण, अवशेष, अवनति, अवसान आदि इसके उदाहरण है। निश का अर्थ होता है निषेध या रहित, जैसे निष्कलंक, निष्काम, निश्चल, निश्चय, निष्पक्ष, निष्फल। ये जो है निश उपसर्ग के उदाहरण है। अगला है निर। निर का अर्थ होता है रहित या बिना। निरीश्वर, निर्धन, निर्भिमान, निर्विघ्न, निर्दय, निर्दय। ये निर उपसर्ग का उदाहरण है। दुर। दुर का अर्थ होता है बुरा या कठिन और इसके उदाहरण है दुर्गति, दुर्बल, दुर्भाग्य, दुराचार, दुर्जेय आदि। ठीक है। आगे देखेंगे दुस। दुस का अर्थ होता है कठिन और इसके उदाहरण है दुस्साहसी, दुस्तर, दुस्साध्य, दुस्संभावना। ठीक है। आगे है वि उपसर्ग। इसका अर्थ होता है अभाव या विशेष। इसके उदाहरण है विदेश, वियोग, विराम, विकल, वितर्क आदि। आ उपसर्ग है। इसका मतलब होता है तक या पूर्ण, आयोजक, आहार, आजीवन, आचरण। ये इसके उदाहरण है। नि उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है अभाव या अधिक। इसके उदाहरण है निवारण, निवास, निरोग, निवेदन। अधि उपसर्ग है। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ, अध्यक्ष, अधिपति, अधिनायक, अधिरूप आदि इसके उदाहरण है। सु उपसर्ग है। इसका अर्थ होता है सहज या अच्छा, सुपुत्र, सुगम, सुलभ, सुशील, सुदर्शन। ये इसके उदाहरण है। उत या उद। इसका अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। इसका उदाहरण है यहाँ पर उत्पीड़न, उत्तम, उद्योग, उत्कर्ष आदि। स का अर्थ होता है सहित। स उपसर्ग है और इसके उदाहरण है सपरिवार, सकल, सप्रमाण, सफल, सदोष आदि। कु का अर्थ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया मतलब होता है कु का बुरा, कुरूप, कुकृत्य, कुपात्र, कुपुत्र, कुसंग। ये इसके उदाहरण है। अभि उपसर्ग है। अभि का अर्थ होता है समीप या चारों ओर, समीप या चारों ओर। इसके उदाहरण हैं अभियोग, अभिनेता, अभियान, अभिमत, अभिमान आदि। प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक या उल्टा। प्रति उपसर्ग के उदाहरण है प्रतिनिधि, प्रतिकूल, प्रतिरोध, प्रतिरक्षा, प्रतिबंध इत्यादि। परि उपसर्ग के उदाहरण है परिमंडल, परिणाम, परिपूर्ण और इसका अर्थ होता है पूर्ण या आसपास। उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप या छोटा, गौण। उपमंत्री, उपहार, उपकार, उपनाम, उपयोग इत्यादि। अन। इसका अर्थ होता है निषेध, जैसे अनर्थ, अनागत, अचूक, अज्ञान, अटल, अडिग। ये इसके उदाहरण है यहाँ पर। ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे यहाँ पर हिंदी के उपसर्ग की। हिंदी के कुछ उपसर्ग और इसके उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं। उपसर्ग हैं अ, अन, अध, उन, कु, नी, बिन, भर, सु, स, चौ और इसके अर्थ क्रमशः दिए गए हैं। अ का अभाव या निषेध। उदाहरण है अलग, अटल, अछूत, अजर इत्यादि। अन का अर्थ है अभाव, निषेध। उदाहरण है अनमोल, अनदेखी, अनमेल। अध का अर्थ होता है आधा और इसके उदाहरण है अधखिला, अधपका, अधमरा। उन का मतलब होता है एक कम, 19, 59। हिंदी की संख्याएं आपने पढ़ी होंगी 49, 69। ठीक है। इस तरह से कु का मतलब होता है बुराई या नीचता, कुचाल, कुजात, कुढंग, कुदाम इत्यादि। नि उपसर्ग का अर्थ है निषेध या अभाव, निकम्मा, निडर, निहत्था। ये इसके उदाहरण हैं। बिन का मतलब भी निषेध होता है, बिन ब्याहा, बिन खोया, बिन देखा। ये इसके उदाहरण है, बिन बुलाया आदि।
भर का मतलब होता है पूरा, जैसे भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार। सु या स का मतलब होता है अच्छा, सपूत, सुपूत, सुजान, सरस, सजग, ये इसके उदाहरण हैं। चौ का अर्थ होता है चार, चौकन्ना, चौराहा, चौपाई, ये हिंदी के उपसर्ग हैं। आइए हम आगे बात करेंगे उर्दू फारसी के उपसर्ग की। उर्दू और फारसी के उपसर्ग में यहाँ पर उपसर्ग, अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं, आप इन्हें देखेंगे अच्छी तरह से। उपसर्ग हैं बे, बद, कम, ला, ना, खुश, गैर, हम, हर, दम, ब, बा, बिला, एन, सर। इसके मैं कुछ उदाहरण पढ़ता हूँ। बे का अर्थ होता है बिना और इसके उदाहरण हैं बेईमान, बेकार, बेचैन, बेगुनाह। बद का अर्थ होता है बुरा, बदनाम, बदसूरत, बदबू, बदमाश, ये इसके उदाहरण हैं। कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमबख्त, कमज़ोर, कमसिन, कम उम्र, ये इसके उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। ला का अर्थ होता है बिना, ला उपसर्ग का अर्थ होता है बिना और इसके यहाँ पर उदाहरण दिए हैं लावारिस, लाजवाब, लाचार, लापरवाह। ना का अर्थ होता है नहीं, नालायक, नाखुश, ना समझ, नागवार, ये इसके उदाहरण है। खुश का मतलब होता है अच्छा, खुशदिल, खुशबू, खुशखबरी, खुशहाल, आदि इसके उदाहरण हैं। गैर का मतलब होता है भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, इसके उदाहरण हैं। हम का अर्थ होता है साथ, हम उपसर्ग का अर्थ होता है साथ और इसके उदाहरण हम सफ़र, हमजोली, हम उम्र, हरदम, हमदम, ये इसके उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं और इन उदाहरणों को आप देख करके अच्छी तरह समझ सकते हैं उर्दू और फारसी के उपसर्ग। आगे हम यहाँ पर देखेंगे अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग यहाँ पर दिए हुए हैं चीफ, डिप्टी, वाइस, सब और इनके अर्थ दिए हैं। चीफ का अर्थ है मुख्य या प्रमुख, इसके उदाहरण है चीफ मिनिस्टर, चीफ जस्टिस। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक और इसके उदाहरण है डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर। वाइस का अर्थ होता है उप सहायक, उदाहरण है वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब वे, सब इंस्पेक्टर्स के उदाहरण हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग थे। अब यहाँ पर लिखा है उपसर्ग की तरह प्रयोग में आने वाले संस्कृत के अव्यय। तो कुछ शब्द ऐसे हैं संस्कृत के जो अव्यय हैं और वो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। आइए देखते हैं वो कौन से हैं। अंतः, अंतर, अंतः, इसका अर्थ होता है भीतर या बीच का। अंतःपुर, अंतर्गत, अंतरंग, अंतस्य, ये इसके उदाहरण है। अधः का मतलब होता है नीचे, अधः उपसर्ग ये संस्कृत भाषा का अव्यय है और इसका अर्थ होता है नीचे या तले। इसके उदाहरण है अधोमुख, अधःपतन, अधोभूमि, अधोलोक, अधोगति। आत्म शब्द जो है ये भी संस्कृत भाषा के अव्यय से ही संबंधित है। इसका मतलब होता है अपना, उदाहरण है आत्मचरित्र, आत्मकथा, आत्मज्ञान, आत्मत्याग। इसके अलावा भी तत् का मतलब होता है वह, तत्काल, तत्पुरुष, तद्भव, इसके उदाहरण है। पुनः का अर्थ है फिर से, दोबारा। पुनरुद्धार, पुनश्च, पुनरारंभ और पुनरुत्थान, इसके उदाहरण है। सत शब्द, शत जो है उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है अच्छा या श्रेष्ठ, ये भी अव्यय है संस्कृत भाषा का और इसके उदाहरण सत्कर्म, सज्जन, सत्संग, सद्गुण, सदाचारी। इसी तरह से सम, बराबर, समतल, समनाम, समक्ष। सह का मतलब होता है साथ, संलग्न, सहकारी, सहचर, सहलेखक, इसके उदाहरण है। स्व का अर्थ होता है निजी या अपना, इसका उदाहरण स्वजन, स्वरूप, स्वतंत्र, स्वदेश और स्वयं, खुद, अपने आप, इसके उदाहरण है स्वयं, स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयमेव, स्वयंसेवी आदि। इस तरह से इसके अतिरिक्त ऊपर, उपर्युक्त, उच्च, उच्च स्वर, बहिर्मुखी, चिर, चिरायु, अलम, अलंकार, इति, इतिवृत्त, तिरस, तिरस्कार, पुरस, पुरस्कार आदि अवयवों का प्रयोग उपसर्ग की भांति किया जाता है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको उपसर्ग के बारे में जानकारी दी वो बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।